आपने आज हाउस में एक SC/ST का मुद्दा उठाया, जिसमें कहा कि ना ही गवर्नर के एड्रेस में उनका नाम कहीं जिक्र किया गया है, ना बजट में किया गया। क्या कारण है? क्या कुछ जानबूझ के ऐसा किया गया? क्या बात प्री बजट कोई डिस्कशंस आपके साथ ऐसी हुई या नहीं हुई? देखिए, आज डिमांड फॉर ग्रांट्स थी और उस पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से पहली बार और पहला जो बोलने वाला एमएलए था, आज मैं ही था आज के दिन में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े नए हमारे एमएलए हैं। तो पार्टी का एक डिसीजन था कि नए एमएलए जो फर्स्ट टाइमर है उनको मौका दिया जाए। तो मेरा आज 10 दिन के बाद नंबर लगा। और बड़े अहम मुद्दे थे। और हेल्थ डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट रहा है। एजुकेशन एक बहुत ही अहम इशू भी है ये। और SC/ST की जो मैंने बात की आपसे, तीनों बातों में मैंने बात की। मैं SC/ST के बारे में बात करूंगा। अब बड़े सालों से 2015 से जब हाई कोर्ट ने इसको स्टक डाउन किया था, रिजर्वेशन प्रमोशन काफ़ी लंबा चला। वो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रावधान है, इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स नॉट इलीगल, जो मैंने आज से ये बात यहाँ पे की। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी जदोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना ये वर्डिक्ट दिया था कि इसको हम एक ब्लैंकेट स्टे देते हैं। ये अब हमारा इशू ना होके स्टेट का मुद्दा है, स्टेट इस पर डिसाइड करे कि एक क्वान्टिफाइबल डाटा लेके ये देखे कि जो ये तबका है SC/ST है, क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है कि नहीं है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अगर अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन उस डाटा के हिसाब से नहीं है तो ये रिजर्वेशन प्रमोशन देनी चाहिए। चलिए, कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आपके पाले में रखी। आपने 10 साल में क्या किया? आप अपने डिपार्टमेंट से एक क्वान्टिफाइबल डाटा नहीं ले सके। कहीं ना कहीं ये लागू करने की मंशा नहीं थी, इसलिए ये जो है इतना लंबा चला गया। मैंने आज ऑनरेबल स्पीकर के माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इसमें 8% और 10% की बात है, आप किसी को भी दे दें रिजर्वेशन प्रमोशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है SC/ST का, वो दिया जाए। जो लीगल राइट है SC/ST का, वो उनको दिया जाए, उसको बहाल किया जाए। ये ऐसा तो नहीं इनका ध्यान ज़्यादा वो पहाड़ी बकरवाल उस तरफ चला गया है और SC/ST को भूल गए हैं, जो इनका एक हक बनता है ये? देखिए, आज अगर 7 एमएलए SC जो बीजेपी के पास है, तो इनके पास भी 9 एमएलए जो है ST के हैं। तो मुझे लगता है कि एक इसको कॉमन इशू मान के दोनों तरफ से मैंने ये बात कही भी है कि मैं मानता हूँ आपके पास SC एमएलए नहीं होंगे, लेकिन आपके पास 9 ST एमएलए हैं, उनका भी एक कंसर्न है। और ये इसको SC/ST ना मान के इसको UT का कंसर्न मानना चाहिए कि अगर हम EWS की रिजर्वेशन पे हम कुछ नहीं करते, अच्छी बात है, दीजिए। बॉर्डर पे रिजर्वेशन दीजिए, ST2 को दीजिए, फिर आपको इसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में क्या दिक्कत है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी या कोई भी एमएलए इसके खिलाफ होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट है। इसमें ना तो हम कुछ ऐसी बात मांग रहे हैं जो संविधान में नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात मांग रहे हैं जो इलीगल है। इसलिए कानून को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, अगर जम्मू कश्मीर में आज 801 हिंदुस्तान का संविधान के कानून लागू हुए हैं, तो ये वाला कानून लागू क्यों नहीं कर रहा? ये बात नहीं है। एक मेडिकल की एजुकेशन और उसके ऊपर भी आज ग्रांट थी, तो हम अक्सर टीवी पे हर आधे घंटे घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी की एक अनाउंसमेंट देते हैं कि आप आयुष से मेडिसिन खरीदिएगा, उसमें आपको 70-80% का फायदा मिलेगा। करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए का इसका लाभ लिया है। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि बाहर दवाइयाँ 70-80% महंगी बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं, हर केमिस्ट्री दुकान पे कहीं 15% छूट दी हुई है, कहीं 25% छूट दी हुई है, जब प्रधानमंत्री इस पर मोहर लगा रहे हैं, फिर भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, ये बात मैं मानता हूँ कि जन औषधि जो हमारी सुविधा है एक हर हॉस्पिटल में, अब तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक भी ये सुविधा आ गई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज आप किसी भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको हम सब सेंटर कहते थे पहले, अगर आप जाएं, वहाँ आपको एक पेन किलर से लेके हायर एंटीबायोटिक्स तक आपको वहाँ मिलेगी। महंगी से महंगी एंटीबायोटिक जो है वो भी मिलेगी आपको, पेन किलर भी मिलेगी, बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए भी हर दवाई वहाँ मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ पर बहुत काम किया है। जन औषधि जो है हमारा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि आज 100 रुपए की दवाई बाजार में मिलने वाली उस जन औषधि केंद्र में 10 से 15 रुपए में मिलती है। थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। एक अवेयरनेस जो है वो मुझे लगता है नहीं है लोगों में। ये जानकारी होते हुए भी कई बार मन में रहता है कि शायद ये दवाई अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हमें आदत डाल दी गई है कि जो महंगा है वही अच्छा है, जो सस्ता है उसको हम वैल्यू नहीं करते। वही मेरा प्रश्न फिर वही आता है कि अगर आप
कहते हैं कि जो वहाँ पे 100 रुपए की मिलती है, हमारे 60-70 रुपए की, 100 रुपए की क्यों मिल रही है? उसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्यों केमिस्ट की दुकान पे वही दवाई 100 रुपए की क्यों बिक रही है? देखिए, जो सरकार आपको जन औषधि में दे रही है, उसमें चाहे वो टैक्स की बात है, चाहे वो कमीशन की बात है, चाहे वो केमिस्ट का जो एक अपनी कमीशन रहती है उसकी बात है, वो सारी चीज़ें, सारा जो कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट माइनस होके गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से खरीदती है। जो 10 रुपए की टैबलेट दे रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट उसको 20 रुपए में खरीदती हो, लेकिन पब्लिक के लिए वो 10 में देती है। जैसे फूड सप्लाई में हम करते हैं, फ्री आटा, फ्री राशन, इस तरह की ये है कि गवर्नमेंट अपने जो है सोर्सेज उनको यूटिलाइज करके सस्ते भाव में रेट में वो दवाइयाँ खरीद के, बल्क में खरीद के आपके तक पहुंचाती है। उसमें अगर कोई लॉस होता है वो गवर्नमेंट का लॉस है, लोग गवर्नमेंट उसको किसी और तरीके से कमर्शियल करती है, चाहे टैक्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से, लेकिन उसकी क्वालिटी में जो है मेडिसिन की क्वालिटी में कोई कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि उस क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कास्ट का इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको परचेज कर रही है, बीच में मिडलमैन का रोल नहीं है, बीच में कोई टैक्स नहीं है, वो सब मिला के कहीं ना कहीं वो 1/4 रेट पे आपको मेडिसिन जो है वो जन औषधि में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ठीक है।